नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग ये न्यू सब्जेक्ट आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये आपका देखते हैं, आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई इंजीनियरिंग, ठीक है। हिंदी में सिंचाई इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। और ये सब्जेक्ट आगे चल के तैयारी वगैरह के लिए बहुत अच्छा जो है ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तैयारी वगैरह के लिए भी जो है आपको इसमें देखना पड़ेगा। इसमें न्यूमेरिकल्स तो ऐसे हैं नहीं, कहीं पर होगा। इसमें आपके सिलेबस में तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको हम बता देंगे ताकि आगे चल के आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन सबसे पहले। आज आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर सेकंड कल स्टार्ट करेंगे। और आपका ये टाइमिंग जो है 8 बजे इरिगेशन यहीं पर चलेगा, थर्सडे टू सैटरडे। 3 दिन इरिगेशन है, 3 दिन हाईवे तो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। हाईवे स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए तो देखते हैं। और आज आरसीसी की क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। और देखिए इसमें कुछ बेसिक जानकारी लेनी है कि हमारा इरिगेशन होता क्या है, क्या मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। बस इन्हीं सबको हम लोग को जानना है इसमें। इरिगेशन सिंचाई हमारे जो इंडिया में है वो कब आया है, वो सब जानकारी इसमें हम लेंगे, बेसिक जानकारी। देखते हैं यहाँ पर इरिगेशन सिंचाई। सिंचाई हम लोग देखें तो सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों से है, दोनों क्षेत्रों से है। तो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए भी हम लोग सिंचाई करते हैं और कृषि पर्पज के लिए भी सिंचाई करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि खेतों को ही सींचा जाए, ठीक है। हो सकता है कि हमको कहीं जरूरत पड़ जाए पानी लगाने के लिए, तो वहां पर भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे, सिंचाई करेंगे। मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, खुदाई करना है या कुछ भी बोरिंग करना है, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों से है। नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो नदियों तथा जो भी अन्य जल स्रोत होंगे, अन्य जल स्रोत जैसे कि समरसेबल से आजकल पानी निकलता है, ठीक है, नहर वगैरह हुए, ये सब क्या है, अन्य जल स्रोत है। तो ये पानी जो हम लोग निकाल कर जब खेतों तक पहुंचाएंगे, तो हमारा वो कार्य जो होगा उसको हम लोग सिंचाई इंजीनियरिंग के नाम से जानेंगे, या इसके अंतर्गत आता है, ठीक। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो हम लोग सिंचाई किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप जितना पानी की आवश्यकता हो उतना उनके अनुरूप व्यवस्थित ढंग से मतलब कहीं पानी लीक ना हो, कि अब पता चला आपने पानी लगाया है, पानी स्लो स्लो जा रहा है, तो व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो खेतों फसलों को उनकी मांग के अनुरूप, ये नहीं कि ज्यादा पानी आप दे दीजिए। पानी आपको क्या करना है, जितना जरूरत है उसी हिसाब से देना, जितना उसकी मांग हो। तो ये आपका सिंचाई कहलाता है। सिंचाई इंजीनियरिंग क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सबसे ज्यादा जरूरी यही है जानना कि हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, तो हम लोग जो सिंचाई करते हैं उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बीजों को क्या है कि अंकुरण से लेकर पूरा का पूरा जो है, जब तक वो बढ़ेंगे पकेंगे तब तक उनको हम लोग पानी देना पड़ता है। भाई आपको भी पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बीजों के अंकुरण मतलब जब आप बीज बोते हैं वहां से लेकर और जब तक कि वो पक न जाए, ठीक है, तो पौधों की उत्पत्ति बढ़ोतरी तक, पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहकर खेती करना संभव नहीं है। तो अगर हम लोग कभी कभी वैसे तो डिपेंडेंट तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी डिपेंडेंट भी हो जाते हैं कि बारिश होगी तो अच्छा फसल बोया जाएगा। तो वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहकर खेती करना संभव नहीं है। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है कि आप बारिश के पानी से खेती करें, क्योंकि बारिश हमेशा नहीं होती है, वर्षा हमेशा नहीं होती है। उसका कुछ सीजन होता है, उस सीजन में बारिश होगी, उसके बाद बारिश खत्म हो जाएगी। कभी कदा बारिश होने लगी तो बात अलग है। तो क्योंकि वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर तक होता है, तो तक 4 महीनों में ही होती है।
तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। तो बस 4 महीना जून से सितंबर तक बारिश होगी, बाकी जो महीना बचा हुआ है उस टाइम तो सूखा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो भैया व्यवस्था क्या करोगे आप? जो ये सिंचाई इंजीनियरिंग है इसी का उपयोग करके तो करोगे। अब सिंचाई इंजीनियरिंग में आप लिफ्ट लगाओगे, जो सबमर्सिबल होता है, लिफ्ट इरिगेशन करोगे, नहर बनाओगे, कुएं खोदोगे। तो ये सब क्या है? ये सब आप कुछ न कुछ इंजीनियरिंग अपना उपयोग करके व्यवस्था करोगे। तो इसलिए हम सिंचाई के लिए सिंचाई इंजीनियरिंग को अपनाते हैं। तो सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत यही सब आते हैं। देश की खाद्य स्थिति, खाद्य जो जिस हिसाब से खुराकी है हमारे भारत देश की, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अगर अच्छे से चलता रहे, सबका खाना पीना चलता रहे, तो व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई सिंचाई करेंगे तभी तो फसल उगेगा। तो पानी की आवश्यकता देख रहे हो कितना हम लोग को जरूरी है, हम लोग के लिए भी जरूरी है और प्लस जो हमारे फसल है उनके लिए भी जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास, इसको समझते हैं। और देखिए ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए एक तो कभी कभी पूछता है कि इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसका इतिहास क्या है, सिंचाई कैसे आया, आपके जानकारी कैसे, आप तो भाई पैदा हुए आपको पता है कि हम यहाँ पानी सींचा जाता है, कैसे आया, पहले क्या लोग जानते थे, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। कोई चीज आप पढ़ते हो तो पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इतिहास कब से स्टार्ट हुआ। देखिए जब भारतवासी थे ना, ये प्राचीन काल से पानी मतलब सिंचाई करते आ रहे हैं और कुछ न कुछ बीज बोकर जो है उत्पादन करते आ रहे हैं। जो हमारे बहुत पुराने भारतवासी प्राचीन काल से, तो ये सारी परंपरा हमारी चलती आ रही धीरे धीरे। बस अंतर ये था कि उस समय साधन नहीं थे, यंत्र नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, आधुनिक यंत्र नहीं थे। तो इसकी वजह से बहुत मेहनत लगती थी और पानी लाने में दूर दूर से पानी लेकर आते थे। सिंचाई भी करना है तो दूर दूर से सिंचाई करते थे, नहीं तो वर्षा पर डिपेंडेंट रहते थे, तालाबों से, इस तरह से जो है सिंचाई करते थे। धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया, धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया और तमाम शासक आए जो कि भारत पर राज किए। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ अपने साथ डेवलपमेंट लेकर आए और धीरे धीरे कुआं वगैरह बनाया गया, फिर नहरें वगैरह बनाई गई। तमाम मुगल शासक जो आए वो नहरें वगैरह बनाए। उसके बाद नहरें बनते गए, फिर अंग्रेज वगैरह आए तो वो लोग भी कुछ जैसे कि लिफ्ट इरिगेशन टाइप का इस तरह से बनाए। फिर धीरे धीरे जब भारत देश आजाद हुआ तब जो है आपका डैम वगैरह बनाया गया। ठीक है, ये सब धीरे धीरे प्रचलन में आता गया और आज हम लोग डैम से भी सिंचाई करते हैं, जो पानी नहरों तक जाती है, जहां पर डैम बने रहते हैं वहां से नहरों पे जाता है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम लोग करते हैं, सबमर्सिबल लगा के कुएं में भी तमाम जगह पर जो है वो लगे हुए हैं, हैंडपंप द्वारा पानी निकाल लेते हैं। ये सब क्या है? आधुनिक तरीके हैं। तो उसी को यहाँ पर पूरा विस्तार से समझना है। जब कभी भी हिस्ट्री आए लिखने के लिए तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक कैसे हम लोग को मिला, ये सिंचाई करने की पूरी व्यवस्था मिली, कैसे ये तरीके मिले, उसको यहाँ पर बताना है। तो देख लेते हैं कैसे इसको लिखा जाए। तो भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं, परंतु आधुनिक साधन उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर वर्षा तथा बाढ़ के पानी पर निर्भर थे। तो बाढ़ का पानी भी एकत्रित किया जाता था, कहीं न कहीं तालाबों में भर जाता था, तो उससे ले जाकर सिंचाई करते थे। रहट वगैरह लगा लेते थे, डॉपली वगैरह लगा लेते थे, जिससे ऐसे डपली लगी रहती थी तो उलझ कर पानी से सिंचाई करते थे लोग। तो लोग पकड़े रहते थे, ऐसे चलाते रहते। तो इस सब से व्यवस्था करके सिंचाई की जाती थी पहले। सिंचाई के लिए उथले कुएं, जो कुएं आपके गांव वगैरह में बने होंगे, अब तो सूख गए होंगे कुएं, तालाब वगैरह जो होंगे पानी इकट्ठा। देखिए तालाब में पानी अलग से भरा नहीं जाता है, जब बारिश होती है तो उस गांव का पानी बहकर तालाब में चला जाता है। अब तो नहीं, तालाब बहुत कम दिखेगा। पहले तालाब बनाने का यही उद्देश्य था, जो कि हर गांव में एक तालाब होता था। उसका ये उद्देश्य था कि जो गांव का पानी है जब बारिश होने लगे तो उसका पानी बहकर तालाब में चला जाए और जैसा जरूरत हो गांव वालों को, मान लीजिए कहीं पे पानी खेत में लगाना है तो
किसी साधन द्वारा पानी को, या तो फिर कुछ लोग पहले डपली टाइप का रहता था, दो लोग पकड़ के ऐसे ऐसे करते थे, पानी जाता था नालियों द्वारा, तो उससे भी अपना खेतों वगैरह सिंचाई कर लेते थे। तो तालाब वगैरह इसीलिए बनाया जाता था, तथा नहर नहर वगैरह जो छोटी छोटी नदियां रहती थी, कुछ पानी भरे रहते, तो वहां से नहर के माध्यम से पानी ले जाते थे। अगर हम देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तो ऋग्वेद आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो सबसे प्राचीन ये एक तरह से देखें तो मतलब सभ्यता है, सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता था उसके पहले का ऋग्वेद में, ठीक है। तो वहां पर भी जो हमारा ऋग्वेद है उसमें भी उल्लेख किया गया है, जो पहले के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के भी पहले की बात है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो हमारे है उसमें भी लिखा गया है कि कूप मतलब कुआं वगैरह थे, रहट थे। रहट सभी लोग जानते होंगे, जो बैल ऐसे जाते हैं फिर पानी लेकर आते हैं, खींचते हैं, ठीक है। नहर, कृत्रिम जलाशय, कहीं न कहीं जगह जगह पर जलाशय बना दिए जाते हैं, पौंड बना दिए जाते हैं, का उल्लेख है। पहली शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा कावेरी नदी पर बनाए गए वीर के अवशेष अब भी दिखते हैं। चोल राजा या जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है जैसे खजुराहो वगैरह, यहाँ पर चोल राजाओं का पूरा शासन था, ठीक है, चोल वंश। तो वो लोग भी जो है उनके द्वारा भी जो है कावेरी नदी पर बनाए गए बियर बनाकर पानी को रोकते थे, और उसके द्वारा फिर वहां से नहर वगैरह बनाकर पानी सप्लाई करते थे। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने सतलज तथा यमुना नदियों से बाढ़ नहरें निकलवाई थी। तो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक का जब शासक था तो वहां पर भी सतलज और वो भी सतलज और यमुना नदी से नहरें निकलवाए थे। अब बाढ़ नहरें मतलब जब पानी ज्यादा नदी में हो जाता है तो वहां से नहरें जो निकलती है उससे पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बैलेंस करने के। आगे देखते हैं पॉइंट पर, तो मुगल सम्राट अकबर, जो अकबर थे वो भी जो है हिसार नहर जो कि हरियाणा में है का पुनरुद्धार करवाया था। पुनरुद्धार देखिए, पहले जो नहरें बनती थी पक्की नहरें नहीं थी, उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, जेसीबी से बहुत गहरा खुदाई हो सके, बहुत गहरा नहीं रहता था, हाथ से खुदाई किया जाता था। तो क्या होता था कि ज्यादा अगर बारिश हो गई कुछ हो गया तो वो टूट जाते थे, तो उनका पुनरुद्धार करते थे, फिर से उसको डेवलप करते बनाते थे। तो ये जो मुगल सम्राट अकबर थे तो इस हिसार नहर को फिर से इन्होंने पुनरुद्धार करवाकर बनवाया था, परंतु उस समय नहरों में पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं था, तो भैया कंट्रोल करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं रहता था, पानी जहां न तहां बह जाता था, ठीक। तो ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही है, आप देख रहे हो। सन 1817 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ। पश्चिमी यमुना नहर मतलब दिल्ली जो उनकी तरफ जो यमुना नदी आता है तो उधर पश्चिमी बोला जाता है, यमुना आके प्रयागराज में खत्म हो जाता है, इधर पूर्वी बोला जाता है, ठीक है। तो वहां से नहर वगैरह का निर्माण हुआ और वहां पर नहर वगैरह डाला गया। सन 1854 में, अब धीरे धीरे देखिए आपकी ओर आ रहा है, तो 1854 में ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर दो तमाम नहरें, जैसे ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो जैसे उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड इधर के क्षेत्र सब ऊपरी गंगा नहर है, और निचली में अगर आ जाए तो जैसे प्रयागराज से इधर बनारस चले जाइए आगे की तरफ, ये सब निचली गंगा नहर है, ठीक है। तो पूर्वी यमुना नहर जो इधर आपके प्रयागराज की तरफ हुए, कौशाम्बी की तरफ हुए। सन 1880 में जो है बिजली गंगा नहर, सॉरी निचली गंगा नहर जो मैंने बताया भी, ठीक है। तो ये सब बनाए गए। फिर धीरे धीरे आगे अब देखिए ट्रेंड में आ रहा है, सन 1930 में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर निकाली गई। तो उत्तर प्रदेश भैया शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है ये अभी तक की, ठीक है, सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इससे शारदा नहर से शारदा कैनाल सुने होंगे आप लोग, इसी नहर पर बना है। शारदा कैनाल जो बोलते हैं, शारदा कैनाल जो नहीं बना है इसी नहर पे बना है, इसी को कैनाल मतलब शारदा नहर बोलते हैं, ठीक है। तो 1930 में ये जो है निकाला गया। सन 1974 के बाद, सॉरी 74 नहीं, 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो संपन्न होने वाली सिंचाई एवं पन बिजली की कुछ परियोजनाएं, तब परियोजनाएं मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लगाए गए, जैसे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी एक डैम है, नागार्जुन सागर डैम है आंध्र प्रदेश में। कोसी तथा गंडक बिहार में है, सभी को पता है कोसी नदी सबसे तबाही मचाने वाली नदी है बिहार की, तो वहां पर उस पर भी जो है डैम बनाए गए। हीराकुंड डैम सबको पता है उड़ीसा में है, ये भी बनाया गया।
ये सब 1947 के बाद बनाए गए। रामगंगा और उत्तर प्रदेश में है, जबकि रामगंगा आदि है, ये गंगा नदी पर है। ठीक, तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो है 1947 के बाद बनाए गए। कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बनाए गए? देखिए, पहले भी जो प्रोजेक्ट थे वो उतने आधुनिक तरीके से नहीं थे, और देखिए तब भारत एक था, भारत अलग हो गया तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे जो है चले गए पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ परसेंटेज। तो ये सारी चीजें शायद 30% तो कट ही गया था। ठीक, तो हम लोग जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद जब सब हम लोग अलग हुए, ओ सॉरी अलग नहीं, मतलब एक अपना देश जब स्टार्ट हुआ पूरा स्वतंत्रता के बाद, तब ये सब प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। ठीक है, मतलब शिलान्यास करके इनका निर्माण स्टार्ट कर दिया। और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके देखेंगे तो। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य ने अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र, तो एक राज्य का जो अनुसंधान केंद्र है ना, इरिगेशन रिसर्च स्टेशन, वो स्थापित किए गए हैं। जैसे आप देखिए तो हर स्टेट में अलग अलग सिंचाई विभाग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आपके उत्तर प्रदेश में भी है इरिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से, जिसमें आप लोग की भी भर्ती होगी, वैकेंसीज भी आएगी, 2021 में आने वाली थी, 22 में आपको आएगी मान लीजिए। तो ये सब जो है स्टेट तो अलग से अपना डिपार्टमेंट नियुक्त किया है, ये रखा है, ये बनाया है, ये स्थापित किया है। इसके साथ ही साथ केंद्र भी अपना जो है डिपार्टमेंट स्थापित किया है। केंद्र क्या, कितना डिपार्टमेंट है केंद्र का? 2 डिपार्टमेंट है। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन सीबीआई जिसको बोलते हैं, तथा सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी। इसमें भी जेई की वैकेंसी जाती है एसएससी जेई के थ्रू। ठीक है, उसमें आप ही लोग होंगे। तो सीडब्ल्यूसी नाम की 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही, तो इनको अधिकार प्राप्त है भारत सरकार द्वारा, कि भारत सरकार का एक क्या है, ये उपक्रम है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जैसे ये सब डैम जो है ना, कुछ डैम देखिए, कुछ डैम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है तो रामगंगा डैम वगैरह ये सब इन पर कंट्रोलिंग रहती है। बहुत सारे ऐसे डैम हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का उस पर जो है मतलब उनके अंडर में वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिस्ट्री, मतलब हमने स्टार्टिंग से लेकर और अब तक कहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं सिंचाई के क्षेत्र में, वो पूरा का पूरा हिस्ट्री था। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को? तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको बनाया है, तो आप लोग देखिए बुक से अगर आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज ही बस दिया हूँ। आगे बात करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये नया कुछ ऐड किया गया है आप में, जो कि बुक में नहीं मिलेगा हो सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट्स जो है आपको पता होना चाहिए कितने तक का क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, तभी डैम वगैरह जो लगाए जाते हैं, नहर वगैरह बनाई जाती है, देखते हैं। तो सिंचाई परियोजना की निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 प्रकार से वर्गीकृत है। पहला है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीसरा है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब समझ ही रहे हो, मेजर बड़ा है, बड़ी सिंचाई परियोजना, मीडियम मध्यम सिंचाई परियोजना, माइनर छोटी सिंचाई। अब इनको कैटेगराइज हम लोग कैसे करेंगे इसको समझना जरूरी है। बड़ी सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि सेच क्षेत्रफल, कृषि सेच क्षेत्रफल टेक्निकल टर्म बोलना बहुत कठिन है हिंदी में, आप इंग्लिश में बोलिए, आगे चल के इंग्लिश में ही ये टर्म रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया, सीसीए, सीसीए यूनिट, शॉर्टकट में सीसीए। कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या है इसको समझना पहले चाहिए आपको, उसके बाद फिर हेक्टेयर के बारे में बता देते हैं। देखिए, कल्चरेबल कमांडेड एरिया का मतलब ये है कि मान लो, ठीक है, यहां पर मान लो ये आपका खेत है। ठीक है, ये खेत है पूरा पूरा, पहले ध्यान समझो। ठीक है, ध्यान समझो, ये पूरा का पूरा खेत है। क्लियर? अब आप जो है इतने में यहां देखिए, इतने में मान लीजिए इतने में बुआई करते हैं। ठीक है, आप इतने में करते हो। ठीक, टोटल आपके यहाँ पे खेत है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे खेत है। ठीक, ऐसे से बहुत सारे लोगों का खेत है।
और यहाँ पर ऐसे ये जो यहाँ का फील्ड है ये छूटा हुआ है, इस पे कोई बुआई नहीं की जाती है, कोई फसल उगाई नहीं जाती है। मान लो जो गांव समाजी जमीन है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो सपोज दैट कि इसका जो हमारा एरिया था वो ए था, इसका एरिया बी था, टोटल एरिया ए प्लस बी। तो ध्यान से समझो, पहले बी वाले की हम लोग सिंचाई कर रहे थे, इस पे खेत की बुआई भी हो रही, मतलब खेत में बुआई हो रही है, फसल उगाया जा रहा है, हम नहीं सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ए वाला एरिया है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है। ध्यान समझिए पहले, ठीक है। अब इसमें जिसमें हम लोग बोते हैं, ठीक है, उतने एरिए के, मान लीजिए पूरे गांव का खेत यहीं पर है सब। अब पूरे खेत के लिए अगर देखेंगे जो एरिया होगा, वही एरिया कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहा जाएगा। कौन सा? जिसमें खेत में बुआई हो रही है, सिंचाई हो रही है और हम फसल उगा रहे हैं, उसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांडेड एरिया। टोटल को नहीं बोलेंगे, टोटल को नहीं बोलेंगे, याद रखिए, टोटल कभी नहीं बोलेंगे कल्चरेबल कमांडेड एरिया। केवल बी वाले को बोलेंगे कि ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, ए वाला नहीं बोलेंगे। भले ए प्लस बी टोटल जमीन है, टोटल एरिया है, समझ गए। किसको बोलेंगे? कल्चरेबल कमांडेड एरिया। जितने में सिंचाई की जाए, बुआई की जाए, फसल उगाया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ठीक है। तो अगर ये एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, जिस क्षेत्र का, मान लीजिए आपके गांव का जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, वहां पर बड़ी सिंचाई परियोजना लगाई जाएगी, समझ गए। तो बड़ी सिंचाई परियोजना किसके अंतर्गत आएगा? जहां 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि सेच से क्षेत्रफल, कल्चरेबल कमांडेड एरिया का हिंदी में बताया अभी, वाले परियोजना को बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। कुछ लोग को हेक्टेयर नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 10⁴ स्क्वायर मीटर, समझ रहे हो। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, आप समझ गए हो। और ये जो 10,000 स्क्वायर मीटर है ना, मतलब कि इधर से 10,000 इधर से नाप लो और इधर से 10,000 नाप लो, इसका एरिया निकाल लो। इतना एरिया 1 हेक्टेयर होता है। अब ये 10,000 हेक्टेयर है तो कितना बड़ा होगा समझ लो, ठीक है। उससे अगर अधिक क्षेत्रफल है, ठीक, तब वहां पर जो है क्षेत्रफल में, मतलब समझ रहे हो, वही क्षेत्रफल वही एरिया की बात हो रही है जो कृषि से क्षेत्रफल है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बड़ी सिंचाई परियोजना, समझ गए सभी लोग। इसी तरह से सेम मीडियम मध्यम सिंचाई परियोजना होगा। इसमें 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक अगर कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, ठीक है, तो वहां पर मीडियम हमारा सिंचाई परियोजना लगाया जाएगा, उसके अंतर्गत ये आएगा। छोटी सिंचाई परियोजना किसके अंतर्गत आएगा? अगर देखें तो 2,000 हेक्टेयर से कम, अगर 2,000 हेक्टेयर से कम है एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, तो उस परियोजना को छोटी सिंचाई परियोजना कहते हैं, समझ गए सभी लोग। बड़ा क्या है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया तो हमारा मेजर हो जाएगा। 2,000 से 10,000 के बीच कल्चरेबल कमांडेड एरिया है तो मीडियम लगेगा। और 2,000 से अगर कम है कल्चरेबल कमांडेड एरिया तो हमारा छोटा सिंचाई परियोजना लगेगा। बस इतना याद रखना है, जब भी कभी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पूछेगा तो आपको यही बताना है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट इतना ही पढ़ना था, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर फर्स्ट एक ही क्लास में। अब हम लोग कल जो है चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स, ठीक है। आरसीसी की क्लास आपकी जो है आज 9:30 बजे चलेगी, ठीक है, 9:30 PM तक। अभी टाइम थोड़ा सा लैग इधर उधर हो रहा है, ठीक, तो इसकी वजह से चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा सब क्लियर, ठीक है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय सभी लोग को, और इसी तरह से बने रहिए और लोगों को क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करिए। ये नोट्स प्राइम मेंबरशिप वालों को मिल जाएगा, ठीक है, जो प्राइम मेंबरशिप लिए हैं 199 पे करके, उनको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, चलिए तो क्लास को सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। भैया जो लोग प्राइम मेंबरशिप नहीं लिए हैं वो ले लीजिए, ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, ले लीजिए आप लोग।